प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हमने पिछले वीडियो में आवेश कितने प्रकार के हैं, आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ और आवेश के संसूचन या उसके प्रकृति को बताने वाला यंत्र विद्युतदर्शी के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसी कड़ी में हम आज आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। आवेश के गुणधर्मों में सबसे पहला गुणधर्म आता है हमारा आवेश की योज्यता। ये योज्यता है आवेश की योज्यता, यानी विद्युत आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। ये अदिश राशि है। हमने 11वीं क्लास में एक चैप्टर था अदिश और सदिश, उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था कि सदिश वे भौतिक राशियां थी जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, लेकिन अदिश वे भौतिक राशियां हैं जिनका केवल परिमाण होता है। इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो विद्युत आवेश भी एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको प्रदर्शित करने के लिए इसकी दिशा न होने के कारण केवल परिमाण की ही आवश्यकता है, अर्थात इसकी दिशा नहीं होती। तो अंतर ये है कि अगर राशि अदिश है तो वो बीजगणित के साधारण नियमों की पालना करेगी। बीजगणित के नियमों का मतलब है कि जो हमने 10th क्लास तक जो साधारण प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड यानी जोड़ घटाव गुणा या भाग पढ़ा है, वही क्रम यहाँ चलता है। लेकिन ये अगर भौतिक राशि सदिश हो तो उसके लिए विशेष सदिश नियमों की आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए इसे जोड़ा या घटाया साधारण नियमों द्वारा जाएगा। तो किसी वस्तु पर कुल आवेश व उसका मान यानी आवेश का मान उस पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि किसी निकाय के ऊपर अगर एक से ज़्यादा आवेश उपस्थित हैं तो परिणामी आवेश निकालने के लिए उन सभी आवेशों के चिन्ह को साथ लेते हुए योग किया जाएगा। अर्थात यदि धन आवेश है तो प्लस का साइन लेंगे और ऋण आवेश है तो माइनस का साइन लेंगे। जैसा ये हमने एक एग्जाम्पल में दर्शाया है कि किसी निकाय पर 5 आवेश हैं, एक प्लस का 5 है, एक +1 है, +2 है, -3 है, +4 है और -5 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि आवेशों के ऊपर यानी के चिन्ह प्लस और माइनस में हो और कुल निकाय निकालना हो तो मैंने ये बता दिया कि प्लस का 1 तो ऐसे लिया जाएगा, 2 है तो प्लस का 2, माइनस का 3, माइनस का 5, प्लस का 4 है तो प्लस का 4, ऐसे लेंगे। अब इन सबको जोड़ के देखो, प्लस वाले कितने हो गए? 1 और 2 3 और 4 7, 7 प्लस में है। और माइनस में कौन हो गए? -3 और -5 कितने हो गए? -8। तो प्लस के 7 हैं और माइनस के 8 है, तो परिणामी आवेश कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1, क्योंकि माइनस के अधिक है। इसलिए ये हमारा पहला गुणधर्म था कि आवेशों की योज्यता क्या है। आवेशों की योज्यता का सिंपल सा मतलब यही है कि आवेश अदिश राशि होने के कारण किसी निकाय पर उपस्थित आवेशों का कुल मान ज्ञात करना हो तो उनके चिन्ह साथ में लिए जाएंगे। दूसरा गुणधर्म आता है आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता, किसी वस्तु पर
उपस्थित आवेश की मात्रा उस वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करती, चाहे वस्तु गतिशील अवस्था में हो या स्थिर अवस्था में हो। इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है कि मान लीजिए किसी निकाय पर आवेश उपस्थित है। अगर वो उस निकाय के ऊपर आवेश प्लस का 3 है, हमने मान लिया कि +3 आवेश है और वो वस्तु रुकी हुई है। अगर उस वस्तु को हम गतिशील अवस्था में लेके आए तो उस वस्तु का वेग चाहे कितना भी हो, उस पर उपस्थित आवेश का मान +3 ही रहेगा। इसका हम उल्टे क्रम में पढ़ सकते हैं कि माना कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, उस पर आवेश प्लस का 3 आवेश है और वो वस्तु अचानक उसको स्थिर अवस्था में लाया जाए यानी रोक दिया जाए तो भी उसके ऊपर +3 आवेश ही रहेगा। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि वस्तु की गतिशील या स्थिर अवस्था का उस वस्तु के ऊपर उपस्थित आवेश के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस गुणधर्म को हम विद्युत आवेश की निश्चलता कहते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि आवेश के मान में प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मैंने एक लाइन लिखी है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश व उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुपात को, मान लीजिए किसी वस्तु पर Q आवेश और उस वस्तु का द्रव्यमान M है, इन दोनों को भाग दे दिया जाए तो ये जो भौतिक राशि बनेगी इसको हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। यानी एकांक द्रव्यमान पर उपस्थित आवेश की मात्रा को। तो ध्यान देने की बात है कि आवेश सिर्फ Q होता है और विशिष्ट आवेश Q/M होता है। जब आवेश की बात चलेगी तो निश्चलता का नियम का पालन होगा, लेकिन जब विशिष्ट आवेश की बात चलेगी तो ये एक राशि न होकर 2 राशि हैं। तो Q तो नहीं बदलेगा, लेकिन M के मान में परिवर्तन आ जाता है और जब M के मान में परिवर्तन आएगा तो Q/M के मान में अपने आप अंतर आ जाएगा। तो यह कहा जा सकता है कि वस्तु के वेग में परिवर्तन से विद्युत आवेश पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वस्तु के विशिष्ट आवेश पर प्रभाव पड़ेगा। इसका दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ कि यदि वेग प्रकाश के वेग के तुल्य हो, प्रकाश के वेग के तुल्य का मतलब है प्रकाश का वेग होता है v। मान लीजिए हमारी वस्तु का वेग v है और प्रकाश का वेग कितना ले लिया हमने c का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि कोई वस्तु प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से चले यानी लगभग मान से चले तो इसके कारण उसके द्रव्यमान में अंतर आ जाता है। द्रव्यमान में अंतर का मतलब है उसके द्रव्यमान M का मान कम हो जाता है। M का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर वेग ज़्यादा होगा तो वेग बढ़ाएंगे तो M के मान में कमी आ जाएगी, और जब M के मान में कमी आएगी, यदि M कम हो गया तो Q/M का मान क्या हो जाएगा? ये कम हुआ है, उल्टा प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी भी भौतिक राशि में दो राशियों को हम भाग देते हैं और ऊपर वाली राशि बदले नहीं और नीचे वाली राशि अगर कम हो जाए तो परिणामी मान इसका अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। यानी ऊपर की संख्या नहीं बदली, नीचे की कम कर दी तो मान बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते, इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उसके वेग यानी उस वस्तु के वेग के कारण अपरिवर्तित रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उसके विशिष्ट आवेश के मान में परिवर्तन आ जाता है। तो किसी वस्तु की अवस्था के कारण यानी वो गतिशील या स्थिर अवस्था के कारण है उसके आवेश में किसी प्रकार का परिवर्तन न होना, इस गुण को आवेश की निश्चलता कहते हैं। तीसरा गुणधर्म है आवेश का संरक्षण, यानी आवेश का संरक्षण नियम भी बोलते हैं इसको हम।
इसका सिंपल सा ये अर्थ है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का केवल स्थानांतरण कर सकते हैं हम। आवेश का केवल क्या कर सकते हैं हम? स्थानांतरण कर सकते हैं। स्थानांतरण का मतलब आप जब हमने आवेश की उत्पत्ति की थी तो उस समय हमने देखा था कि जब एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, फॉर एग्जाम्पल ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। मान लीजिए ए वस्तु ने इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए, ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इससे क्या होगा? इस ए वस्तु में कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की और बी में क्या हो जाएगी? वृद्धि। बी में वृद्धि हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की कमी इसका मतलब ए धनावेशित और बी में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि इसका मतलब ये ऋणावेशित। तो यहाँ हमने क्या देखा कि आवेश न तो उत्पन्न किया है और न नष्ट हुआ, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हुआ है। इसलिए इस नियम और परिणामी आवेश देखो, मान लीजिए ए वस्तु पर प्लस का 1 आवेश आया और बी पर -1, तो दोनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? +1 -1 0। और शुरुआत में भी क्या था? ए और बी वस्तु थी, इनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं था। जैसे ये ए वस्तु थी, ये बी वस्तु थी, कोई आवेश नहीं था। जैसे इनको घर्षण किया, घर्षण करते ही हमने क्या पाया कि ए ने इलेक्ट्रॉन दिए बी को, इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर -1। तो प्रारंभ में भी मान 0 और अंतिम मान देखो, दोनों का योग करके देखो, +1 और -1 कितना हो गया? 0। तो अब भी 0। तो ये आवेश संरक्षण नियम है। मैंने यहाँ जो डेफिनेशन में लिखा है, क्या लिखा है उसको ध्यान से देखेंगे। विलगित निकाय में कुल आवेश का मान सदैव नियत रहता है। इसका सिंपल सा अर्थ है कि किसी भी वस्तु पर या किसी भी निकाय पर, निकाय का मतलब क्या होता है? बहुत सारी आवेशित वस्तुओं के समूह को भी निकाय कहते हैं। तो किसी भी निकाय पर, विलगित निकाय का मतलब है उस निकाय पर किसी बाह्य बल का किसी प्रकार का या बाह्य प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने आप में एक निरपेक्ष है। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश का मान हमेशा नियत रहेगा। जैसे हमने यहाँ बात कर ली, ए और बी का एग्जाम्पल लिया, ये दोनों मिलके एक निकाय बनाते हैं और इस निकाय के ऊपर आवेश कितना? 0। जब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो इस पे +1 और इस पे -1 और अब दोनों का मिलके आवेश कितना हो गया? 0। इसका मतलब यही है कि किसी भी निकाय का आवेश हमेशा नियत रहता है। अर्थात वस्तु पर उपस्थित धन आवेश, मैंने आगे लिखा, वस्तु पर उपस्थित धन आवेश व ऋण आवेश का बीजगणितीय योग हमेशा नियत रहेगा। बीजगणितीय योग हमने ऊपर सिद्धांत पढ़ा था, इसका एक आवेश की योज्यता का, वही है ये। उदाहरण दिया मैंने नीचे, वो कांच की छड़ वाला, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि न तो आवेश का निर्माण हुआ है, आवेश उत्पन्न हुआ है, न नष्ट हुआ, केवल इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण हुआ है। और भी हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये देख लीजिए कि यहाँ से वैद्युत आवेश युक्त कणों को दृष्टि में लाएं तो हमें आवेश के संरक्षण की धारणा समझ में आती है। इसका इस लैंग्वेज का अर्थ क्या है, ये जो मैंने नीचे समझाया है ये है कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु जितना आवेश प्राप्त करती है दूसरी वस्तु उतना आवेश खो देती है। यानी बहुत सी आवेशित वस्तुओं के किसी वियुक्त निकाय के भीतर वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया के कारण आवेश पुनः वितरित हो सकते हैं, परंतु यह पाया जाता है कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण को प्रायोगिक रूप से स्थापित किया जा चुका है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या बताया मैंने, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उसमें क्या पाया था हमने कि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देती है। यानी ए वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दिए बी को, जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए उतना इसने आवेश को कम किया अपना। और आवेश कम करने का मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद क्या है, आवेशित कण है ना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगी तो इसने खुद अपने आवेश को खो दिया यानी कम कर दिया, और बी ने इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। तो ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, इस प्रकार हम इस संरक्षण नियम को समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। और यह देखा होगा
कि निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहा है। और भी एग्जाम्पल इसके हम देख सकते हैं। एक युग्म घटना है हमारी, जिसको युग्म विलोपन बोलते हैं। युग्म विलोपन का क्या अर्थ होता है? ये एक युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, दो कणों का एक जोड़ा है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋण। एक पॉजिट्रॉन ले लें, ये होता है प्लस का। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के सभी गुण, सभी प्रकार के गुण धर्म एक समान होते हैं, केवल आवेश का मान विपरीत प्रकृति का होता है। मान बराबर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पे -1 है तो पॉजिट्रॉन पे +1 है। इसको छोड़कर बाकी सभी गुण इन दोनों के समान होते हैं। अगर ये दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, तो 0। तो ये गामा कण बनाते हैं, 2 कण बनाएंगे। और गामा जो कण होते हैं, इनके ऊपर आवेश कितना होता है? 0। तो यहाँ तक ये अभिक्रिया, इधर की अभिक्रिया अलग है, इधर की। इधर दोनों के आवेश को जोड़ के देखो, -1 + 1 बराबर है 0। और इधर गामा पे भी कितना है? 0। तो 0 बराबर है 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस युग्म विलोपन अभिक्रिया के माध्यम से भी हम यह देख सकते हैं कि परिणामी आवेश किसी भी निकाय का परिवर्तित नहीं हुआ। जैसे यहाँ से इधर की जो अभिकारक वाला भाग है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये दोनों मिलके एक निकाय बनाते हैं। उधर ये दो गामा कण निकाय बनाते हैं। तो इन दोनों को मिलके जो आवेश, परिणामी आवेश है, वो भी 0 और गामा कण का भी 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। नेक्स्ट गुणधर्म है कि समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। ये हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था। जब हम आवेशों की बात करते हैं तो उस समय हमने ये पाया था कि जब उसकी व्याख्या की आवेश के प्रकार की, वहाँ भी हमने इसकी पुष्टि की थी। मैं फिर उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने कांच की छड़ ली थी। कांच की छड़ को कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा, फिर उसको एक धागे से लटकाया। फिर एक दूसरी कांच की छड़ लेके आए, उसको फिर रेशम के कपड़े से रगड़ा। फिर जो धागे से लटकी हुई कांच की छड़ थी उसके पास लेके गए तो वो कांच की छड़ दूर हटती थी। इसका मतलब ये है कि कांच की दोनों छड़ों के ऊपर धन आवेश था। जब दोनों छड़ों को परस्पर नज़दीक लाया गया तो उनके मध्य प्रतिकर्षण हुआ, यानी समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। उसी के नीचे मैंने एक दूसरा प्रयोग और लिखा था कि एक एबोनाइट की छड़ लेंगे, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे, उसको भी लटका देंगे। फिर एक एबोनाइट की छड़ लेंगे, उसको फिर बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे और पहले वाली एबोनाइट की छड़ के पास लेके जाएंगे, वो भी एक दूसरे से दूर हटती हैं। इसका मतलब उनमें भी समान आवेश था और प्रतिकर्षण हुआ। फिर उस बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ को अगर कांच की छड़ के पास लेके जाते हैं तो कांच की छड़ को अपनी ओर खींच लेती है। इसका मतलब कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ के ऊपर विपरीत आवेश थे, जिसके कारण वे एक दूसरे को आकर्षित कर लेती हैं। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षण करेंगे और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर आकर्षित करेंगे। इसका नेक्स्ट गुणधर्म है आवेशों का क्वांटीकरण। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपने आप में न्यूमेरिकल भी बनते हैं इसको ऊपर। सबसे पहले हमें क्वांटीकरण को समझना होगा। क्वांटीकरण का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी निकाय पर जो आवेश उपस्थित है वह आवेश किसी न किसी न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम कि मान लीजिए हम एक दीवार लेते हैं। ये ईंट से बनी हुई एक दीवार है। ये एक दीवार ले ली हमने, ईंटों से बनी हुई है। ऐसे जस्ट इमेजिन करना है आप लोगों को, ये दीवार है। अगर इस दीवार का पूरा मॉडल देखोगे तो आपको ये एक ईंट की तरह दिखाई देगी। लेकिन अगर इस दीवार का छोटे से छोटा टुकड़ा करें तो हम एक क्या मिलेगी? सिर्फ एक ईंट के आकार की मिलेगी। तो इस दीवार बनने का मूल कारण क्या था?
इन ईंटों का दोहराव, यानी एक ईंट रखी, फिर दूसरी रखी, फिर तीसरी रखी, फिर चौथी रखी, इस तरीके से ये दीवार का निर्माण हुआ। तो ये दीवार जो है इसका सबसे छोटा भाग क्या है, एक ईंट। ये उदाहरण के लिए कल्पना की है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसी प्रकार किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश उपस्थित है, वो आवेश को जब हम छोटे छोटे भागों में तोड़ते जाएंगे, जब उन भागों में विभाजित करते जाएंगे, तो कोई ना कोई एक न्यूनतम मान प्राप्त होगा। तो यहाँ ये देखा गया है कि इसके मूल अवधारणा से देख लेते हैं हम कि ये वस्तु थी ए और ये वस्तु थी बी। इन पे आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण क्या था, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाए तो ही आवेश उत्पन्न होगा। और इलेक्ट्रॉन मूल कण है, इसके और टुकड़े संभव नहीं हैं, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ना तो आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता, ना इलेक्ट्रॉन का 1/4 हिस्सा जाएगा, ना इलेक्ट्रॉन का 3/4 हिस्सा जाएगा। क्या होगा, जाएगा तो या तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वस्तु से बी वस्तु की ओर 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं, 5 जा सकते हैं, 10 जा सकते हैं, 20 जा सकते हैं, 100 जा सकते हैं। ऐसे कभी भी नहीं जाएंगे कि 1/2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 सही 1/2 गए, 3 और आधा चले गए। ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। इसका सिंपल अर्थ क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पूर्ण अंकों के रूप में जाएंगे, पूर्ण संख्या के रूप में जाएंगे। और जब ये पूर्ण संख्या के रूप में जाएंगे तो हमें पता लग गया, मान लीजिए किसी वस्तु x वस्तु ने y वस्तु को 5 इलेक्ट्रॉन दिए। कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 5। हमें ये पता लग जाए कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। उसको हम 5 से गुना कर दें तो हमें इस बात का पता लग जाएगा कि x वस्तु के ऊपर और y वस्तु के ऊपर कितना आवेश आया। अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश का पता लगे, उसको 5 से गुना कर दो, और 5 से गुना करोगे और उसके आगे धन आवेश लगा दोगे तो x के ऊपर आ जाएगा, और उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दोगे, ऋण आवेश लगा दोगे तो वो y वस्तु के ऊपर उपस्थित आवेश को बता देगा। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। अब इसको देखिए, विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित रूप का अर्थ यही है कि हमारा मन करे उतने ही भागों में इसको नहीं तोड़ सकते। हम इसको एक निश्चित क्रम में ही तोड़ सकते हैं। और विद्युत आवेश के इस गुण को ही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसको समझने के कैसे समझा जा सकता है, अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, वही तरीका है कि किसी वस्तु पर धन आवेश दिया, ऋण आवेश का मूल कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। यानी जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होगा तो हमें इस बात का पता है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन देगी वो धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो ऋणावेशित हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या है, केवल पूर्ण संख्या में होता है। अभी मैंने बात की, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 10 जाएंगे, 20 जाएंगे, कभी भी अपूर्ण संख्या में नहीं जाएंगे। तो इसका सिंपल सा क्या अर्थ है, हम यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश की पूर्ण गुणज के समान होती है। यही आवेश का क्वांटीकृत नियम है। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Q बराबर NE। यानी Q का मतलब क्या हो गया, Q का मतलब है वस्तु पर उपस्थित आवेश बराबर है E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो हम 5 से गुना कर देंगे। मान लीजिए किसी एक A वस्तु ने 10 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो A वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, Q बराबर है कितने इलेक्ट्रॉन गए, 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे, गुणा में 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख देंगे और इसके आगे प्लस लगा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी उसके आगे प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उसके आगे माइनस। इस तरीके से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा
Q क्या है, वस्तु का आवेश है, N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। इससे नेक्स्ट गुणधर्म जो मैंने बताया छठा, उसमें क्या है कि वस्तु पर उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होती है। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है। ये प्रश्न आ जाए कि आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, आवेश का न्यूनतम मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कम से कम एक वस्तु दूसरी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगी, कम से कम, इससे कम तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने अभी बताया भिन्नात्मक रूप से नहीं कर सकती वो। पूर्ण संख्या कौन है सबसे छोटी? एक। जीरो है, जीरो अगर स्थानांतरण करेगी तो आप समझते हैं कि जीरो का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होने का मतलब आवेश का न होना। इसलिए आवेश होने के लिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना चाहिए। इसलिए जो वस्तु पर उपस्थित आवेश होगा, न्यूनतम आवेश कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 यानी 1.6 गुणा में 10⁻⁻19 कूलाम। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये थे हमारे आवेश के गुणधर्म, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको किसी प्रकार की कोई इसमें समस्या नहीं रही होगी। मैं इसी उम्मीद के साथ आगे के टॉपिक पे चर्चा करता हूँ। मेरा आगे का टॉपिक है आवेश के मात्रक। हम बात करेंगे कि आवेश के मात्रक कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, आवेश का मात्रक कूलाम है। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। ध्यान रखें, आवेश मूलभूत राशि नहीं है। आवेश क्या है? आवेश मूलभूत राशि नहीं है। मूलभूत राशि नहीं है। मूलभूत राशि हमने 11th क्लास में पढ़ी थी कि मूलभूत राशियां 7 हैं, और उन 7 मूलभूत राशियों में आवेश का नाम नहीं है। आवेश के स्थान पे विद्युत धारा मूल राशि है। कौन है? धारा, विद्युत धारा, जिसका मात्रक क्या था? एम्पियर, AMP, एम्पियर। ये मूल राशि है, आवेश मूल राशि नहीं है। लेकिन आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। और आवेश का विमा सूत्र क्या है? आवेश का विमा सूत्र है AT। A यहाँ एम्पियर का चिन्ह है और T समय का। देखिए, यहाँ ध्यान देने की बात है, आवेश बटे हुए समय, ये समझ लें, आवेश बटे हुए समय बराबर है विद्युत धारा। विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? एकांक समय में किसी वस्तु में से प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात आवेश बटे समय बराबर है विद्युत धारा। अब देखिए, विद्युत धारा क्या है? मूलभूत राशि। इसका मात्रक क्या है? एम्पियर A। और समय क्या है? मूलभूत राशि। इसका मात्रक क्या है? समय का मात्रक क्या है? सेकंड। और आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। अब अगर हम विमा सूत्र निकालना हो, यहाँ तो क्या आया हमारा? आवेश लिखा आया। आवेश बराबर क्या हो गया? धारा। आवेश बराबर है धारा गुणा में समय। अब हम विमा सूत्र लिखेंगे। अब हम विमा सूत्र लिखेंगे तो आवेश बराबर क्या लिखा था मैंने? धारा गुणा समय। देखिए, विद्युत धारा का विमा सूत्र होता है A गुणा में समय का होता है T। और विमा सूत्र लिखने का तरीका क्या होता था? मैं ऊपर लिखता हूँ AT और बड़ी ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आवेश का विमा सूत्र क्या होता है? A1
T1। इनकी घात कितनी होती है? 1 और घात लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए सीधा लिख सकते हैं AT, जो ये मैंने दर्शा दिया, विमा सूत्र AT होता है। ये तो आवेश का SI मात्रक है कूलाम। आवेश का CGS मात्रक, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति, जो हमने 11th क्लास में पद्धतियाँ पढ़ी थी उसमें। तो मात्रक क्या होता है इसका? स्ट्रेट कूलाम। क्या होता है? स्ट्रेट कूलाम। और स्ट्रेट कूलाम इसकी छोटी इकाई है। आवेश की क्या है? छोटी इकाई है। आगे हम इसकी बात करते हैं कि एक कूलाम आवेश कितने स्ट्रेट कूलाम आवेश के बराबर होता है। ये मैंने नीचे लिख रखा है कि 1 कूलाम बराबर है 3 गुणा में 10 की घात 9 ESU। ESU, ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका एक तरीका मात्रक और है, इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU में मात्रक क्या है? एब कूलाम। AB इंग्लिश में लिखते हैं AB, एब कूलाम। और आवेश के और भी मात्रक हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। देखो यहाँ ध्यान रखना बेटा कि फैराडे है एक तो, और एक आएगा फैरड, और एक है फैराडे। जो फैराडे लिखा हो ना तो ये आवेश का मात्रक है, और फैरड लिखा है ना वो धारिता का मात्रक होता है। ये थोड़ा सा अंतर करके चलना है यहाँ पे। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? आवेश का बड़ा मात्रक कौन है? फैराडे। फैरड किसका मात्रक है? धारिता का। आगे चैप्टर आएंगे तो उसमें मैं फैरड के ऊपर चर्चा करूंगा, लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग में रखें इस बात को कि कहीं फैरड लिखा आ जाए और फैराडे लिखा जाए तो दोनों में अंतर करें। फैराडे वैज्ञानिक का भी नाम है, और उस वैज्ञानिक के नाम पर आवेश का मात्रक बनाया गया है। और एक फैराडे का मान किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के बराबर। तो इसका मतलब फैराडे बहुत बड़ा मात्रक। कूलाम भी बहुत बड़ा मात्रक है, कूलाम भी बहुत बड़ा मात्रक है। एक होता है सबसे छोटा मात्रक। सबसे छोटा मात्रक वो फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन। ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, फ्रैंकलिन। और जो इसको हम ESU भी बोलते हैं, ये जो ESU लिखा हुआ है ये फ्रैंकलिन का के तुल्य है। इसका मतलब फ्रैंकलिन सबसे छोटा मात्रक है। ये आवेश के मुख्य रूप से मात्रक थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आवेश के बारे में काफ़ी मालूम हो गया होगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो ये मान लीजिए कि हमें फिजिक्स अच्छे से समझ नहीं आती, जब इसका प्रायोगिक रूप समझ नहीं आएगा। देखिए कैसे न्यूमेरिकल हम करेंगे। पहला न्यूमेरिकल, आप इन न्यूमेरिकलों को अपनी कॉपी में, नोटबुक में ज़रूर करें और करने का प्रयास करें। मैं यहाँ समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस पर 10 की घात -5 कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाए। देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो न्यूमेरिकल है वो आवेश के क्वांटीकरण नियम पे है। और क्वांटीकरण नियम क्या था? Q बराबर है NE। देखिए E का मान आपको पता होना चाहिए, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और या तो Q दिया मिलेगा तो N निकालना पड़ेगा, और N दे रखा होगा तो Q निकालना। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, यानी N निकालना है, और उस पर कितना आवेश है? ये Q दे रखा है। तो सूत्र हमारे पास था, तो कैसे सोल्व करोगे बेटा इसको? हमारे पास सूत्र क्या है? Q बराबर है NE। N का मान क्या हो गया? Q बटे हुए E। ये सूत्र लगा दो। Q की जगह पे तो क्या रखेंगे? 10 की -5, और E का मान 1.6 गुना 10 की -19। मैं लिखता हूँ, इसका मान रखता हूँ। आप देखेंगे कि N बराबर है Q, सूत्र क्या था? Q बटे हुए E। तो Q का मान कितना है? 10 की घात -5 बटे हुए, और E का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 की -19। अब भाग कैसे देते हैं? देखो ये 10 की -5 है, ये 10 की -19 है, तो कितने रह गए नीचे? 10 की -14। ऊपर लेके जाओगे तो प्लस के हो जाएंगे। ये हो गए 1/1.6
गुणा में ये ऊपर चला जाएगा 10⁻14 ये बचेगा। तो 1.6 और ये पॉइंट हटाओगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, 2 से काटोगे 2 5 पे चला जाएगा, 2 पे 8 चला जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास 5/8 गुणा में 10⁻14। इसको भाग दे के देखो, 5 है तो छोटा है तो 0 दशमलव, यहाँ जैसे ही हम दशमलव लगाएंगे तो इसके साथ 0 आ जाएगी, 50 बन जाएगा ये। तो 8 से भाग देंगे तो कितना हो गया 8 6 48, 2 बचेंगे, फिर 2 पे चलेगी, फिर 4 पे चलेगी, इंटू 10⁻14 ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी 0.624 गुना 10⁻14 इलेक्ट्रॉन। मात्रक नहीं लिखेंगे, अब इन दशमलव को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। दशमलव को आगे की तरफ बढ़ाओगे तो क्या आंसर हो जाएगा 624 गुणा 10⁻, इधर करेंगे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻11, यानी 624 गुणा में 10⁻11 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको सूत्र लगाना है, n निकालना था, n निकालने का तरीका था Q/E, ये सूत्र लगाना है, n बराबर है Q/E और भाग दे देना है। इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन है, और आप थोड़ा सा सोचेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1H1, यानी ये अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये हाइड्रोजन है, कि नाभिक पर, यहाँ जो शब्द लिखा नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। बेटा हमें ये ध्यान रखना है कि नाभिक में होते क्या क्या हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ध्यान रखना। और न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता, तो आवेश किस पे होगा, सिर्फ प्रोटॉन पे। और प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का होता है, प्रोटॉन पे प्लस का होता है, बस ये अंतर होता है, मान बराबर होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, हाइड्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1H1 के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, ये लिख लेंगे। प्रोटॉन की संख्या n बराबर है 1, हमें n का पता लग गया। सूत्र क्या है, Q बराबर है n इंटू E। यहाँ प्लस लगा देंगे क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, प्लस का, यहाँ प्लस लगा देंगे। n का मान कितना रखेंगे, प्लस का 1, और E का मान कितना था 1.6 गुणा 10⁻19। तो क्या आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, QH बराबर है हाइड्रोजन पर प्लस का 1 गुणा में 1.6 गुणा 10⁻19, यहाँ 19 लिख देना। तो आपका आंसर हो गया प्लस 1.6 10⁻19 कूलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा भाग देखिए, इसने कहा है कि O816, यानी O का मतलब ऑक्सीजन का चिन्ह है, ये ऑक्सीजन दे रखी है 816। पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये ऑक्सीजन है। इसका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों का हमें पता होना चाहिए। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इतने ही क्या होंगे इसमें, प्रोटॉन। तो ये 16 है, 16 में से 8 प्रोटॉन निकालोगे तो 8 कितने क्या हो गए, न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन है, सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं नाभिक में, इलेक्ट्रॉन होते नहीं नाभिक में, और जो ये न्यूट्रॉन है इन पे आवेश नहीं होता। तो क्या बच गए, सिर्फ 8 प्रोटॉन। तो हमें ऑक्सीजन के नाभिक में आवेश निकालना हो तो सूत्र वही है, Q बराबर है प्लस का NE। n का मान कितना रखोगे 8, और E का मान कितना हो गया 1.6 10⁻19 प्लस का। इसकी गुना करें 16 की, यानी 1.6 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14.4 इंटू 10⁻19 कूलाम, ऐसे गुणा करके लिख देंगे, ये आगे प्लस लगा देंगे। ये आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे आराम से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। ये कहता है किसी वस्तु को 5 गुणा में 10 की -19 कूलाम से धन आवेशित करने पर, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, धन आवेशित का मतलब हुआ इससे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वो आगे लिख दिया, निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई। देखिए बेटा ध्यान देंगे, यहाँ पर निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n निकालना है, और आवेश कितना वस्तु पर, 5 गुणा में 10 की -19, यानी ये Q का मान है। ये क्या है, Q का मान, n निकालना है। सूत्र क्या था, Q बराबर है NE। n निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, n निकालना है तो क्या हो जाएगा, Q बटे हुए E, और Q का मान कितना है, 5 गुणा में 10 की -19 बटे हुए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, आपको ध्यान होगा 1.6 10⁻⁻⁹। ये 19 से 19 कट गया तो कितना बच गया, 5 बटे हुए 1.6, यानी ये हो गया 50 बटे हुए 16, 50 बटे हुए 16। तो इसको अब भाग दे देंगे तो लगभग आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 16 दूनी 32, 16 × 48, लगभग 3 आएंगे। इसका लगभग में आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में होते हैं, इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में होते हैं। इस तरीके से यहाँ आप जो आपका आंसर आएगा 3 दशमलव आएगा, तो दशमलव में होते नहीं, इसलिए हम क्या कह देंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल के हिसाब से है, नहीं तो चाहता तो मैं 16 × 48 यहाँ 5 की जगह 4.8 लिख देता, लेकिन मैंने 5 लिख दिया। तो आप कोई बात नहीं, इसको न्यूमेरिकली हम ऐसा करेंगे, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उम्मीद है ये भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा थ्योरी टाइप में दिया मैंने। इसमें लिखा एबोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित क्यों हो जाती है, ऋण आवेशित क्यों हो जाती है। देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन के अंदर ये आंसर है, ये एबोनाइट की छड़ है हमारी, ये हमारा फर है। फर का मतलब हो गया कपड़ा है, एक तरीके से ऊनी कपड़ा है, ये छड़ है। इस छड़ को इसके साथ रगड़ेंगे तो क्या होगा, हमने विधि पढ़ी थी घर्षण विधि द्वारा आवेशित करना। उसमें क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी उसके ऊपर धन आवेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उसके ऊपर ऋण आवेशित। तो इसने क्या कहा, एबोनाइट की छड़ को फर से, ये फर है, ये छड़ है, तो इससे रगड़ते हैं तो छड़ पे कैसा आवेश आया, ऋण आवेश, और फर पे धनावेश। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो फर था ये इलेक्ट्रॉन, इस फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन मजबूती के साथ नहीं बंधे हुए, यानी दुर्बलता के साथ इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे फर के ऊपर, जो आसानी से कहाँ चले गए, इस एबोनाइट की छड़ के पास चले गए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। तो हम क्या कह देंगे इसमें, इसका हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित इसलिए हो जाती है क्योंकि फर पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन दुर्बलता से बंधे हुए हैं, जिसके कारण वो यानी फर इलेक्ट्रॉनों को आसानी से छोड़ देती है और एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण ये ऋण आवेशित हो जाती है। मैं समझता हूँ बेटा कि आप सब अच्छे से इसको पढ़ेंगे और आपको समझ में आया होगा। ये जो मैंने लिख के दिए ये अपने आप में नोट्स हैं। अगर किसी के पास कोई किताब वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नोटबुक में लिख सकते हैं, इनको आसानी से उतार के रखें। धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और मैं उम्मीद करूँगा कि इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप निरंतरता बनाए रखें। नेक्स्ट वीडियो में एक दिन के बाद पुनः
आपके पास पहुंचा दूंगा। धन्यवाद।